हे हिंदू शक्ती संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू शक्ती संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंतकाली का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बाजीराव पेशवे की बात हो रही थी। छत्रपति संभाजी नगर से नज़दीक अजंठा वेरूळ पड़ता है। अब इस वेरूळ को पता नहीं लोग क्यों आजकल एलोरा बुलाते हैं। उससे नज़दीक बुल्ढाना जिला है और इस बुल्ढाना जिला में एक लड़ाई हुई थी, साखर खेड़ा। जो मैंने कल बताया था कि ये साखर खेड़ा की लड़ाई अपने मराठाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुई। ये लड़ाई हो गई थी दिल्ली से आया हुआ मुगल सरदार मुबरिज खान और मुगल सरदार निजाम के बीच में। अब इस लड़ाई के जीत से निजाम और ज़्यादा बलवान बनकर मराठाओं के दहलीज पर आ गया था। इससे क्या हुआ, इससे बाजीराव के दिल्ली विजय का जो संकल्प था उसमें बाधा उत्पन्न थी। अगर आप मैप देखोगे तो आप तुरंत समझ जाओगे। अपनी धूर्तता, कूटनीति और पराक्रम, उसके वजह से निजाम ने गुजरात, मालवा और दक्कन ये एक साथ कर लिया। आगे चल के कर्नाटका, हैदराबाद का जो बड़ा इलाका मुगलों ने अपने कब्जे में कर रखा था वो भी उसने हथिया लिया। जाहिर है कि उसे सत्ताधीश बनने के सपने आने लगे थे और निजाम शाही की एक नई रियासत मुगलों से ज़्यादा बड़ी करने की कोशिशें सार्वजनिक तौर पे उसने जाहिर भी कर रही थी। वैसे ये मित्रों, मुबरिज खान जो है ये मुगलों का इत्तेदार था और पक्का निजाम विरोधी था। मोहम्मद शाह ये जानता था। तो फिर बादशाह ने उसे बुलाया। बादशाह से इजाज़त लेके वह फिर हैदराबाद से फौज लेके निकल पड़ा निजाम के पीछे। निजाम को इसकी सुगबुआहट का अंदाज़ा हो गया था कि भाई मुबरिज खान मेरे पीछे है। अक्टूबर 1723 से दिल्ली से निकला निजाम जुलाई 1724 में छत्रपति संभाजी नगर पहुंचा। अक्टूबर में निकला और जुलाई में पहुंचा। मैं तकरीबन निजाम को भी यहाँ दिल्ली से छत्रपति संभाजी नगर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 9 महीने लगे। अब 2 अक्टूबर 1724 को मुबरिज खान वेरूळ से नज़दीक साखर खेड़ा पहुंचा। इस लड़ाई में बड़ा घनघोर संघर्ष उसने किया है, दोनों ने। मित्रों, इस लड़ाई में मुबरिज ने अपने दोनों बेटे और खुद की जान खो दी। उसके साथ मुबरिज के पास 17 हाथी भी थे। निजाम ने वो सारे हाथी मार दिए। निजाम ने कबरज खान का सर तन से जुदा किया और बादशाह को भेज दिया। और बादशाह को एक खत लिखा है। उसकी भाषा देखो। आपके सर्वोत्तम दैव योग के कारण आज हम मुगलों के गद्दारों से निपटने में कामयाब रहे इंशाअल्लाह। ये निजाम का पत्र मोहम्मद शाह को है। सब लोग सब कुछ जानते थे, लेकिन निजाम ने ये लिखा है। तो उसकी सोच देखो कैसी होगी। 3 दिन बाद साखर खेड़ा में मुगलों का पूर्ण निपात करके निजाम डायरेक्ट हैदराबाद गया। वहाँ हैदराबाद से नज़दीक एक किला था, नाम था गोलकोंडा। गोलकोंडा किला उसने अपने कब्जे में लिया।
में, यानी आप देखो 1722, 23 और 24, ये 3 साल में निजाम तो लगातार कोशिशें निजाम की जारी थी और बाजीराव का कार्य भी, प्रयत्न तो शुरू ही थे। ये दिलचस्प होगा कि बाजीराव का कार्य कैसा था इन 3 सालों में, क्योंकि बाजीराव ने चौथाई वसूली की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए खानदेश में अपने सरदार रखे थे। बागलैंड में वो खुद बागलैंड में रहा है। निजाम के बंदोबस्त हेतु में शाहू ने जो हुक्म भेजा है उसी लिए वो खानदेश में रुका रहा। माड़वा में बाजीराव ने शिंदे, होलकर, इन 2 सरदारों के साथ बड़े क्षेत्र अपना कब्जे में ले लिया। 23 और 24 ये 2 साल बाजीराव माड़वा में ही था। इसके 2 कारण मित्रों लगते हैं। एक, छत्रपति शिवराय ने अपने साथ लिए सभी रथी, महारथी, पराक्रमी साथीदार जो थे, अब ये वयस्क होते थे, क्योंकि साल था 1723 और छत्रपति शिवराय महाराज के जितने भी साथीदार उन्होंने जमा किए थे वो 1650 से 1680 तक के थे। तब वो बहुत जवान थे, सीधी बात है, निसर्ग चक्र है। तो 1723-24 में ये सब साथी, हालांकि ये पराक्रमी वीर और सच्चे हिंदवी स्वराज्य के सैनिक थे, सरदार थे, लेकिन अब वो वयपरत्वे बूढ़े हो गए थे, तो जाहिर है उनकी सोच भी बाजीराव से इतर थी। अब बाजीराव तो मात्र 27 साल का था। बाजीराव थोड़ा सा कर्मठ, थोड़ा अड़ेल, लेकिन महान कर्मयोगी था। उसका सपना बड़ा था। दरबार में उसके मतविरोधी की संख्या भी कुछ कम नहीं थी, क्योंकि ये जो जितने भी पराक्रमी बूढ़े सरदार थे, कुछ तो सरदार ऐसे थे जो राज दरबार में प्रवेश करने के बाद में उनको देख के बाजीराव और स्वतः शाहू महाराज खड़े होते थे। इतना रुतबा था, इतना बड़ा रुतबा था इन उनके पराक्रम की वजह से, और उन्होंने जो ईमान दिखाया था गत 50 साल से, और ये उसी का नतीजा था कि शाहू भी उनके सामने खड़े रहता था। लेकिन बाजीराव की तरह ये विरोधियों की जो सोच है, बूढ़े जितनी है, उनकी सोच दूरदर्शी नहीं थी। बाजीराव की सोच दूरदर्शी थी। हिंदू पदपातशाही के विस्तार के लिए उत्तर भारत में अपनी उपस्थिति और अपनी राजकीय श्रेष्ठता सिद्ध करनी पड़ेगी, ये बाजीराव का स्पष्ट मत था। गुरुवर्य इतिहासकार सरदेसाई अपनी एक पुस्तक में कहते हैं कि सातारा दरबार ने बाजीराव के 8 से 10 साल जैसे बाजीराव के हाथ पांव बांधकर उसे जकड़ रखा था, लेकिन 1723 के में गुजरात और माड़वा की विजय से उसने सारे बंधनों से मुक्ति पा ली। 1723 के बाद शाहू का मनस्वी संपूर्ण विश्वास बाजीराव ने संपादन किया। अगले 17 साल शाहू ने उसे पूर्ण स्वातंत्र्य दिया है, और यही वजह है कि बाजीराव ने अपनी बुद्धिमत्ता, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, पराक्रम, क्षात्र तेज से उनका पूर्ण उपयोग करके हमें पराक्रम करके दिखाया है। इन 3 साल में 22, 23, 24 में निजाम की महत्वाकांक्षा को उसने बहुत जगह रोक लगाई दी थी। उनके बहुत सारे प्रयत्न सिर्फ बाजीराव के वजह से नाकाम हुए थे। निजाम के दक्षिण पे वर्चस्व बढ़ाने के लिए मुगलों का जो माड़वा है, उस प्रदेश पे अपनी सत्ता दोनों को आवश्यक थी, निजाम को भी, बाजीराव को भी। बाजीराव के वजह से निजाम अपने हाथ में वो सत्ता नहीं ले पा रहा था। कभी बाजीराव जीतता,
चौथाई वसूल करता, कभी निजाम जीतता। तो ये उनका चल रहा था ये 3 साल में। लेकिन 1724 के बाद मित्रों कभी भी मारवा मुगलों के हाथ नहीं लगा है। बाजीराव ने अपने साथ पूरी युवा शक्ति को जोड़ दिया था। धार के पवार, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के शिंदे, वडोदरा के गायकवाड़, ये जो सारे घराने बाद में जो बने हैं ना, उनके सारे महापराक्रमी जो पुरुष थे, ये युवा बाजीराव ने अपने साथ रखे, क्योंकि तेजी से कार्रवाई करने पर उसका विशेष जोर था। यह हमारा भान डफ भी बाजीराव के इस प्रोएक्टिव कार्रवाई और वो लाइटनिंग स्पीड है ना, वो उसके बारे में बोलते डफ नहीं थकता। 2-3 जगह पे तो उसने कंपेयर भी किया है इंग्लैंड के राजा से। ये हमारा वो विषय नहीं है। बात करते हैं 1725 और 26 की, क्योंकि 1723 से मराठाओं की रणनीति बाजीराव ने पूरी तरह बदल डाली। तंजावर में छत्रपति शिवराय के सौतेले भाई वेंकोजी भोसले को गद्दी मिली थी, ये हम जानते हैं। और ये शाहजी महाराज के स्वतः छत्रपति शिवराय के सौतेले भाई थे, ये भी जानते हैं। अच्छा, उसके वंशज थे 1723 में सरफोजी भोसले। इन सरफोजी भोसले के बारे में बहुत रोचक इतिहास है। वो बहुत कला प्रेमी और विद्या प्रेमी थे। चल, लेकिन आज का वो विषय नहीं है। उसने लाइब्रेरी भी तंजावुर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी सरफोजी भोसले ने बनाई थी। ये सरफोजी राजे जो 1721 से 1727 तक मात्र 6 साल तंजावुर के राज्य प्रमुख थे। मजे की बात यह है कि छत्रपति शिवराय या उनके बाद में हुए वंशज, पेशवा, इतर मराठी सरदार, इन्होंने कभी भी तंजावुर को अंतर नहीं दिया है। हमेशा तंजावुर को स्पेशल स्टेटस दिया है, उनके रक्षण के लिए तत्परता दिखाई। लेकिन ये तंजावुर वालों ने अपने सत्ता काल में 1 फूटी कौड़ी सातारा नहीं भेजी है। 1 फूटी कौड़ी। 1723 में निजाम की नज़र तंजावुर पे आ गई। उसकी भनक शाहू को लग गई, तो सरफोजी के रक्षण हेतु उसने त्रिचनापल्ली में तैनात जो 4 सरदार थे उनको एक्टिव कर लिया। वैसे ये 4 सरदार मित्रों तंजावुर की रक्षा हेतु ही त्रिचनापल्ली में बैठे थे। शाहू ने मुरारजी घोरपड़े को पत्र लिखा है, पत्र अवेलेबल है। शाहू लिखता है, निजाम अरकाट तक पहुंच गया है, आप सचेत हो जाओ। अगर हमला हुआ तो सातारा को देखने के बजाय आप प्रति हल्ला तुरंत करो। ये मित्रों सितंबर 1723 का पत्र है शाहू का। लेकिन ये पूरी की पूरी खबर गलत हो गई। क्यों? क्योंकि निजाम अक्टूबर 23 तक दिल्ली में ही रुका हुआ था। बाजीराव के चलते निजाम ने 1743 तक 1743 तक कर्नाटक को नजर उठा के नहीं देखा है। अगले 20 साल निजाम ने कर्नाटक को नजर उठा के नहीं देखा। ये बहुत बड़ी बात है। मन में बाजीराव और मराठों का खौफ, बस यही कारण है। 1724 में साखरखेड़ा के लड़ाई के बाद शाहू ने अपनी फौज अतिरिक्त सरदारों के साथ कर्नाटक भेजी, क्योंकि कर्नाटक का जितना भी हिस्सा था उसमें निजाम ने आधिपत्य बिठा रखा था। शाहू ने व्यक्तिशः सातारा बुला के बाजीराव को कर्नाटक जाने का हुक्म दिया है, क्योंकि इस अभियान के शाहू के 2 मुख्य उद्देश्य थे। ये शाहू की डायरी से ही मिले हैं और सत्यप्रत उसकी अवेलेबल है। 1, आपको निजाम से बचाव करना है, हिंदवी स्वराज्य को। 2, सौदत्ती से श्रीरंगपट्टनम तक जो भी संस्थानिक छोटे मोटे हैं उन्होंने टैक्स वसूली नहीं दी है।
तो टैक्स वसूली भी तो चाहिए भाई। मित्रों, मैं क्यों बता रहा हूँ, बाजीराव की स्वामी निष्ठा और उसकी ईमानदारी देखो। हिंदवी स्वराज्य का पेशवा होते हुए भी वह फतेह सिंह बाबा भोसले के नेतृत्व में कर्नाटक चला गया। एक शब्द नहीं कहा, कोई अहंकार नहीं। वैसे फतेह सिंह बाबा जो थे ये सचमुच बूढ़े पराक्रमी हिंदवी स्वराज्य के सरदार थे, तो रुतबा बहुत बड़ा था, लेकिन स्वयं पेशवा होते हुए जाना, उनके अंडर काम करना, उनके नेतृत्व को स्वीकार करना, ये बड़ी बात है। इस अभियान से मराठाओं को अच्छी खासी वसूली मिली है, क्योंकि उसके लिए भी शाहू ने स्वयं बाजीराव को भेजा था। अब जो भी भूभाग यहाँ वहाँ छोटे मोटे जितने भी संस्थान के यहाँ वहाँ चला गया था, वो एक बार फिर हिंदवी स्वराज्य में आ गया। अब सारे संस्थानिकों को नई अर्थव्यवस्था समझा दी गई और उसके तहत अब उन्हें ज़्यादा टैक्स समय के रहते अदा करने का हुक्म बाजीराव ने दे डाला। उन पे कंपल्शन किया, आप ये कहो। मैं एक छोटी सी घटना है, ये मैं बताना चाहता हूँ। बहुत छोटी है, लेकिन थोड़ी प्रचलित जो राजकारण चल रहा था, राजनीति चल रही थी, उससे थोड़ी अलग है। त्रिचनापल्ली के बगल में एक छोटा संस्थान था। उस संस्थान के संस्थानिक का नाम था दादा खान। अब ये दादा खान मुल्ला ये आया था जब गफूर आया था हैदराबाद में, और नीचे तंजावर तक जब गफूर गया था, तो गफूर के साथ इसके बावजादे, दादा खान के बावजादे दक्षिणी में आए। वो दक्षिण में ही रहे, वो उत्तर नहीं चले गए, लेकिन मलिक गफूर के साथ ही इसके आए थे। चलो, अब ये दादा खुद को तुर्की वंश से जोड़ता था, तो सीधी बात है, मराठाओं की हुकूमत मानने से इसने इनकार किया। मित्रों, फतेह सिंह बाबा भोसले और बाजीराव, मात्र 2 घंटे लगे। इन दोनों ने मात्र 2 घंटे में औकात उसको बता दी। अपनी छावनी में सुबह का ब्रेकफास्ट किया, और दोपहर का खाना है ये इन लोगों ने उसके संस्थान में, उसके क्या कहते हैं, उसके महल के अंदर उन्होंने खाना खाया है। हुई ना, औकात दिखा दी। छोटी सी लड़ाई, बहुत छोटी लड़ाई, लेकिन वो जितना भी संस्थान था छोटा, वो हिंदवी स्वराज्य में बाजीराव ने शामिल कर दिया। सामान्य है, लेकिन पराक्रम की साक्षी है ये। और उसके बाद जो है वो और ज़्यादा अद्भुत है, बताता हूँ। फतेह सिंह बाबा ने मुरारजी घोरपड़े को उस दादा खान के संस्थान का कारोबार, राज्य कारोबार सौंप दिया। अब मराठाओं को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था, तो उन मराठाओं का ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो सुरक्षा और अर्थ, इन दोनों में था कि भाई तू तेरा राजा बना रहे, मुझे टैक्स जीएसटी जो था उनका 25% का, 25% जीएसटी मुझे दे दे, मैं तेरी रक्षा करूंगा, बात खत्म। मित्रों, सारा खजाना जेवरात, उस दादा खान की सारी संपत्ति मुरारजी घोरपड़े को उन्होंने दे दी। अब मुरारजी देखो कितना स्वामीनिष्ठ, राष्ट्र प्रेमी महापुरुष इसको कहना चाहिए। मुरारजी घोरपड़े जी ने वो सारा खजाना, जेवरात, संपत्ति जो भी उसके कब्जे में ले ली थी, वो सारी की सारी सतारा में भेज दी। अब बताओ क्या कहेंगे इनको, महापुरुष तो कहेंगे। ये भारत में ही हो सकता है। हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और लालची भारतीय हैं, तो सबसे ज़्यादा स्वामीनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, राष्ट्र प्रेमी महापुरुष भी तो हमारे हैं। मानवीय स्वभाव देखो, ये भारत में हो सकता है। मुरारजी को मेरा प्रणाम। चलो
अब जरा दोष भी बताता हूँ। भाई मुरारजी के हाथ में कमान देने से अन्य जितने भी सरदार थे ना, भाई उनके अहंकार को ठेस पहुंची। इस छोटी सी मुहिम ने 15,000 मराठी मावड़ाओं को बहुत ज़्यादा बेहाल किया है, क्योंकि सरदारों ने उनको ना वक्त की रोटी दी, ना पगार दिया है। अब इसके बारे में ये क्यों ऐसा हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा हुआ है और ये तीनों डायरी में है। तो ये बात सच है कि 15,000 मराठी मावड़ा भाई इस मुहिम में उनका बेहाल हुआ। हाँ, बहुत सारे कष्ट उनको सहने पड़े, क्योंकि अंतर वैमनस्य भी था और उसके चलते दो जगह पे योजना बनी थी, उस पे पानी फिर गया। अब इस पर कानड़ी तथा मराठी में एक कवि ने पोवाड़ा किया है। हमारे इसमें मराठी में अब कवि भूषण जो थे उन्होंने भी एक शिवराय के लिए पोवाड़ा लिखा था, आपको पता होगा। आपको प्लेलिस्ट में मैं एक बार दे दूंगा, जो आज भी बहुत प्रचलित कविता है। उस कवि ने लिखी हुई, अनाम है, नाम नहीं मुझे मालूम। कवि ने मानव के मोह, लालसा, मद, मत्सर, अहंकार, ये जितने भी षड्रिपु है ना, उन पे धावा बोला है। और इस घटना का पूरा विस्तृत वर्णन उसने उस कविता में किया है। मराठाओं की आप बीती कथन की है। ये अहंकार, लालच और स्वार्थ का दीमक मुझे पता नहीं मित्रों भारत से कब जाएगा। वंदे मातरम।